हेलो हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 30th सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसमें कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, कांग्रेस की पोस्ट से। कांग्रेस से वो बाहर नहीं निकले, बट कांग्रेस ने जो उन्होंने पोस्ट दी थी कांग्रेस चीफ की, पंजाब स्टेट कांग्रेस चीफ की, उन्होंने उससे रिजाइन किया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको चीफ मिनिस्टरशिप से निकाल दिया गया था, रिजाइन भी कर दिया था उन्होंने। उसके बाद वो कल अमित शाह से मिले और कपिल सिब्बल ने खुद बोला है कि कांग्रेस में उन्होंने बेसिकली ओपनली ओपनली चैलेंज कर लिया कि गांधी परिवार क्यों कांग्रेस को चला रहा है, क्यों गांधी परिवार के पास ही लीडरशिप रहेगी। उसी को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है। पॉलिटिकल न्यूज है, नहीं पढ़ना है। Moving further towards the first news of today's newspaper is about Supreme Court. So what happened? Supreme Court ने कल भी हमने ये पढ़ा था और आज भी हम इस न्यूज को फिर से रिपीट कर रहे हैं। So what happened? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने 2017 में जजमेंट दिया था और ये बोला था कि भैया फायर क्रैकर्स जो है, सॉरी 2018 में हमने जजमेंट दिया था और हमने उसमें बोला था कि भैया जो फायर क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स में बैरियम का यूज नहीं होगा। ओके, बैरियम का यूज नहीं किया जाएगा और अगर आप बैरियम का यूज करते हो तो फिर आपके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन कर रहे हो। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी भी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बैरियम यूज करते हैं और बैरियम यूज कर रहे हैं तो मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे तो मैन्युफैक्चरर्स कंटेम्प्ट का एक्शन फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उनका मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि हर डे सेलिब्रेशन होता है, हर डे कुछ ना कुछ ओकेजन होता है, हर डे कुछ ना कुछ फेस्टिवल या कुछ ना कुछ चीजें होती है जिसमें फायर क्रैकर्स का यूज किया जाता है। और बैरियम का यूज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था देयर इज साइंटिफिक रीजन कि अगर बैरियम का यूज करते हो फायर क्रैकर्स में, जिसके चलते अस्थमा के जो लोग होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बैरियम को बैन किया था फ्रॉम दी फायर क्रैकर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है कि मैन्युफैक्चरर्स कंटेम्प्ट का एक्शन फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये उनका सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। मूविंग फर्दर, सो निपा वायरस जो कि केरला में बहुत बहुत अभी ये थर्ड टाइम मिला है ये, और निपा वायरस को कंट्रोल भी कर लिया। तो केरला ने बहुत बहुत हद तक कंट्रोल किया निपा वायरस को और बहुत डेडली है। इट्स मोर डेडली देन कोविड-19 कोरोना वायरस। निपा वायरस देखा जाए तो निपा वायरस की एंटीबॉडी मिली है किसमें, बैट्स में। अच्छा, निपा वायरस बैट से ही होता है ना, बैट से ही होता है और बैट्स में ही निपा वायरस की एंटीबॉडी मिली है। तो उसी को लेकर अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा। तो अभी बैट्स में एंटीबॉडीज मिली है, फिर उसको टेस्टिंग किया जाएगा आपके अदर एनिमल्स के ऊपर जिसका स्पेसिफिकेशन, जिसकी बॉडी स्पेसिफिकेशन सेम ह्यूमन जैसी होती है। मतलब माउस के ऊपर किया जाएगा, फिर मंकीज के ऊपर किया जाएगा, देन फिर उसके बाद ह्यूमंस पे ट्रायल होंगे। तो निपाह वायरस का भी बेसिकली एंटीडोट मिल सकता है। मूविंग फर्दर, सो सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो विल स्किप दी सिटी न्यूज। सो ऑन दी स्टेट पेज में पहली न्यूज जो है इट्स फ्रॉम केरला। सो व्हाट हैपन के केरला में एक यूनिवर्सिटी है, कुनूर यूनिवर्सिटी। सो कुनूर यूनिवर्सिटी ने बेसिकली अपना थोड़ा सिलेबस को चेंज किया था। सिलेबस फॉर दी पॉलिटिकल साइंस का जो एमए का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें उन्होंने थोड़ा सिलेबस चेंज किया और सिलेबस में उन्होंने थोड़ी स्टडीज डाल दी। किसके बारे में? आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, मतलब आरएसएस जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस को फॉलो करते हैं, जिन्होंने आरएसएस को फाउंड भी किया बेसिकली, एमएस गोलवालकर, वीडी सावरकर, बलराज मोदक, दीनदयाल उपाध्याय। सो इन लोगों की स्टडीज को भी कोर्स में डाला गया। तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत लोगों ने, कमिटी ने ये भी बोला कि भैया कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और केरला जैसा स्टेट है कि जहां पर लिबरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, कम्युनिस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि एक तो अच्छा, आरएसएस इज द राइट विंग एंड कम्युनिस्ट दे आर लेफ्ट विंग, so they have two different ideology, opposite ideologies। और केरला में लेफ्ट विंग के ज्यादा लोग हैं, लिबरल ज्यादा हैं, तो इसी के चलते तो वहां पर शायद वायलेंट हो सकता है या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन कुनूर यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया रिवाइज सिलेबस को बिकॉज ड्यूरिंग दिस कंट्रोवर्सी के बीच में उन्होंने बेसिकली रिवाइज सिलेबस को अप्रूव कर दिया। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या कि अफगान नेशनल्स
पहले अगर इंडिया में आते थे, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, तो जब इंडिया में आते थे तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू उनको स्टाइपेंड दिया जाता था, और स्कॉलरशिप का नाम था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। मतलब इंडिया उन नेशनल के सिटीजन्स को स्कॉलरशिप देता था जिसमें इंडिया का कल्चर और उनका कल्चर खुद थोड़ा बहुत सिमिलर है। जैसे हम अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान का कल्चर बहुत ज्यादा मैच करता है, और अफगानिस्तान एक समय पे एक एक इसी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, एंशिएंट इंडिया के समय में और मिडिवल इंडिया के समय में भी ये पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया के समय फिर वो डिवीजन हो गया था, अफगानिस्तान फिर डिफरेंट नेशन बना। तो वही बताया गया कि अफगान स्टूडेंट्स जो इंडिया में पढ़ने आते थे उनको आईसीसीआर स्कॉलरशिप के थ्रू स्टाइपेंड्स मिलता था। एंड व्हाट इज आईसीसीआर? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसके थ्रू उनको 25,000 का स्टाइपेंड और हाउस रेंट अलाउंस मिलता था 6,500 रुपीज का। ओके, अब वही अफगान, बिकॉज ऑफ दी तालिब, जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने बेसिकली उस चीज पे भी रोक लगा दी, स्कॉलरशिप देने से रोक लगा दी। और इस चीज में यह बताया गया कि जो बच्चे जो आते हैं वो स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, और इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वही अफगान स्टूडेंट जो इंडिया में है पढ़ रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन है या उनका ऑब्जेक्शन है बेसिकली कि इंडियन नेशनल ने आईसीसीआर स्टाइपेंड देना बंद कर दिया, जिसके चलते हमारी लाइफ अफेक्ट हो गई, क्योंकि हम स्टूडेंट वीजा पे पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट वीजा में इंडिया में परमिसिबल नहीं है कि आप वर्क कर सकें, कि आप काम कर सकें या कुछ पैसा अर्न कर सकें। तो हमारी लाइफ क्या है, अफेक्टेड है, और हमारी फैमिली जो है, हमारी फैमिली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि वो हमें पैसा भेज सके वहां से। तो वही बताया गया, वही अफगान स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट देखो इस पे कुछ करती है, गवर्नमेंट को अगर ऑब्जर्वेशन इस पे जाता है तो गवर्नमेंट इसमें कुछ कुछ स्टेप लेगी। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। सो व्हाट हैपन कि एक मठ है, मठ अगर हम बात करें तो मठ को अगर हम बोला जाए तो उसको इंग्लिश में आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द टर्म व्हाट वी कॉल्ड मठ इन इंग्लिश, बट बेसिकली आश्रम जैसा ही होता है। ओके, आश्रम, आश्रम का थोड़ा सुपीरियर टर्म हिंदुइज्म में होता है। तो जैसे मक्का मदीना है, तो वैसे ही इंडिया में हिंदुइज्म से रिलेटेड मठ्स होते हैं। ओके, बहुत सारे मठ बने हुए हैं। तो वही बताया गया कि मठ जो है, और जैसे अखाड़ा होता है ना, जैसे अखाड़ा का ही थोड़ा सा सुप्रीम वर्जन मठ होता है। तो अब वही बताया गया कि कर्नाटका में एक मठ है, उडुपी शिशुर मठ, और उडुपी शिशुर मठ में जो उनके वो थे, बेसिकली शीर थे, शीर मतलब हेड, प्रेसिडेंट ऑफ दैट मठ। तो शीर थे, उन शीर की डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपना कोई सक्सेसर अपॉइंट करके नहीं गए। तो हुआ क्या, विथ मेजोरिटी एक माइनर बॉय को शीर अपॉइंट कर दिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया उस मठ का। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने पिटिशन डाली थी, हाई कोर्ट में, नॉट सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटिशन डाली, और यह बोला गया कि माइनर्स आर शुड नॉट बी अलाउड कि वो किसी मठ के शीर बने, मतलब प्रेसिडेंट बने। उनपे उनपे लीगल बार लगना चाहिए, बिकॉज ही और शी इज माइनर। तो उसी को लेकर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने बोला कि देयर इज नो लीगल बार और माइनर्स टू बीइंग इनिशिएटेड इनटू संन्यास। मतलब ऐसा कोई लीगल बार नहीं है ऑफ एज, ऐसे कोई लीगल बार ऑफ एज नहीं है कि आप किसी भी शीर के मठ, किसी भी शीर या किसी भी मठ के शीर नहीं हो सकते, क्योंकि वो कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ब्रीच करता है। तो बिल्कुल हो सकता है कोई माइनर चाहे मेजर, कोई भी पर्सन मठ का प्रेसिडेंट शीर बन सकता है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द फंड विदाउट अ केयर फॉर आरटीआई, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इट्स अबाउट द स्कीम बिफोर इट्स टाइम, तो डिजिटल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है, तो आप खुद पढ़िएगा, है ना। अपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू एक यूनिक हेल्थ आईडी इशू कराई जाएगी एवरी सिटीजन को, और 14 डिजिट का वो हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसमें उस पर्सन की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। हाँ, अब ये डिपेंड करता है सिटीजन के ऊपर कि सिटीजन को, अगर सिटीजन मतलब वॉलंटरी ऑप्ट कर सकता है हेल्थ आईडी, अगर उसको नहीं करना है हेल्थ आईडी तो वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर पर्सन हेल्थ आईडी बनाना चाहता है तो हेल्थ आईडी बना सकता है अपनी खुद से। और हाँ, हेल्थ आईडी में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी आपके हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी को भी, किसी भी डॉक्टर्स को दे सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल को दे सकते हैं, जिससे वो पढ़ सके और फिर आपका ट्रीटमेंट कर सके। ओके,
और जो थर्ड एडिटोरियल है ये इट्स अबाउट द गिग वर्कर्स। अब गिग वर्कर्स मतलब जो डिलीवरी होते हैं ना, जोमेटो डिलीवरी वाले जो आते हैं, स्विगी डिलीवरी, ओला ड्राइवर्स, उबर ड्राइवर्स, तो ये सब जो कैटेगरी आती है ना, ये कैटेगरी गिग वर्कर्स में आती है। तो वही बताया गया, उससे रिलेटेड एडिटोरियल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट भी डिस्कस ये फंड विदाउट विदाउट अ केयर फॉर आरटीआई। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो, हम पीएम केयर फंड की हम बात करें तो पीएम केयर का फुल फॉर्म क्या है? इट्स द सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब पीएम केयर्स अगर दिखता है तो उसका मतलब ये है कि पीएम केयर अबाउट द सिटीजंस, है ना? यही बताता है कि पीएम जो है वो केयर करता है किसकी? सिटीजंस की। और हमेशा से क्वेश्चन बहुत बड़ा रहा कि पीएम केयर फंड आरटीआई के एम्बिट में क्यों नहीं आता। तो उनका हमेशा से जो गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है कि पीएम केयर फंड आरटीआई के एम्बिट में इसी वजह से नहीं आता, बिकॉज इट्स पीएम केयर फंड डज नॉट स्टैब्लिश्ड ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ना ही वो किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू बनाया गया। तो फिर वो क्यों पीएम केयर फंड का कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो है नहीं। जब ऑब्लिगेशन नहीं है तो पीएम केयर फंड किस में आएगा? आरटीआई के एम्बिट में नहीं आएगा। ये बताया गया। ऑथर ने बताया कि देखो, पीएम केयर फंड बनाने का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि भाई पीएम केयर फंड बनेगा, लोग वॉलंटियर उसमें पैसा डालेंगे, और वॉलंटियर जब पैसा डालेंगे उस पैसे का यूज किया जाएगा। जिन लोगों की डेथ होती है कोरोना वायरस के थ्रू, या जिन लोगों को नेचुरल डिजास्टर में फाइनेंशियली एड देना होगा, तो वो फंड जो है, जो फंड पीएम केयर फंड में है, वो उस चीज के लिए डिस्बर्स किया जाएगा। उस नेचुरल क्लैमिटी में जो लोग अफेक्टेड हुए, जिनकी डेथ हुई है, जो भी हुआ, रिइंबर्समेंट के लिए। तो बताया गया कि देखो, ऐसा देखा जाए तो इंडिया में ऐसे फंड्स हैं। इंडिया में है एनडीआरएफ का खुद का फंड है, एनडीआरएफ फंड है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो कि बना था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। और देखा जाए तो एनडीआरएफ फंड है ना, इट्स एन अकाउंटेबल, है ना? और हमने एनडीआरएफ को इग्नोर किया, इस गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ को इग्नोर किया, उसमें पैसा नहीं डलवाया, और एक कंट्रोवर्शियल, अनआंसरेबल और नॉन अकाउंटेबल एक फंड क्रिएट कर दिया जिसका नाम है पीएम केयर फंड। और हम बात करें एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ फंड जो है वो आरटीआई के एम्बिट में आता है। ओके, ये चीज बताया गया। और बताया गया, और एनडीआरएफ में क्या था कि एनडीआरएफ में जो फंड आता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड एलोकेट करता है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट में ही यूज किया जाता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में यूज किया जाता है। स्टेट लेवल पे करता है, उसी स्टेट में यूज किया जाता है। बट पीएम केयर फंड में ऐसा कुछ उसके कुछ विंग्स तो है नहीं कि स्टेट लेवल पे भी पीएम केयर फंड हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो। तो ये पीएम केयर फंड फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी ब्रीच करता है, ये ऑथर ने बताया। ओके, देन देखा जाए तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के अलावा भी एक और फंड है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने क्रिएट किया था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। और ये फंड इनिशियली बनाया गया था कि जो भी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं इंडिया में, जब आपका डिवीजन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे इंडिया में, हिंदूज थे, सिख थे, और बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे। तो वो लोग डिस्प्लेस थे, तो उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, तो जब उनका पर्पस फुलफिल हुआ, तो फिर ये जो फंड है, इस फंड में जो पैसा आया, वो फंड का पैसा बेसिकली इमीडिएट रिलीफ उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा जो नेचुरल क्लाइमिटीज में जिनकी डेथ हो गई हो, या किसी मेजर एक्सीडेंट्स या दंगों में जो विक्टिम्स हैं उनको दिया जाएगा। ये बताया गया। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में दो फंड्स हैं, और ये दोनों फंड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। तो हमें एक ऐसे फंड बनाने की जरूरत क्या थी? या तो अगर फंड नहीं होते तो आप बिल्कुल बनाओ पीएम केयर फंड, आप बिल्कुल बनाते, लेकिन ऑलरेडी दो फंड एग्जिस्ट करते थे, उसका पर्पस वही है जो पीएम केयर फंड का पर्पस है। ओके, अब देखा जाए तो है क्या, क्यों बनाया गया? तो ऑथर ने थोड़ा सा उन्होंने बेसिकली टारगेट किया है गवर्नमेंट को, पीएम को भी टारगेट किया है। उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो ट्रस्टी होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, दोनों होते हैं ट्रस्टी। लेकिन जब पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड में ट्रस्टी कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, एंड देयर आर 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। कौन है वो? कैबिनेट मिनिस्टर्स है, डिफेंस का, होम का और फाइनेंस का। दीज आर दी 4 मेंबर्स होंगे पीएम केयर फंड में, जिसमें ना ही प्रेसिडेंट का रोल होगा, ना ही किसी का रोल होगा। तो शायद इसी पर्पस के लिए पीएम केयर फंड बनाया गया हो कि दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि इन दो फंड में लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ट्रस्टी होते हैं, ये बताया गया।
ओके। और पीएम केयर फंड बनाया क्यों गया था कि भाई कोविड 19 के पर्पस के लिए, ये कोविड 19 के पर्पस को फुलफिल करेंगे, जो भी अफेक्ट हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, जिन माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करने के लिए। और बनाया कैसे, एक वेब पेज क्रिएट कर दिया जिसका नाम पीएम केयर फंड रखा। ओके। और उस वेब पेज पे सत्यमेव जयते का लोगो भी लगा दिया। और जिस सत्यमेव जयते का, बल्कि जिसका नाम है, थोड़ा यहाँ सार्कास्टिक हो गए ऑथर, उन्होंने बोला सत्यमेव जयते का अगर देखा जाए तो मीन्स ट्रम्प्स अलोन टाइम्स। इसका मतलब है कि अब हिंदी में सत्यमेव जयते ही होता है, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आप ऐसे लोगों को यूज कर रहे हो, ऐसे लोगो, एलओजीओ, ऐसे लोगोस को आप यूज कर रहे हो, ऐसे सिंबल्स आप लगा रहे हो, और जिसका मीनिंग जिसका मीनिंग ऐसा है कि भाई उसका मीनिंग इट्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और जिस पर्पस के लिए फंड यूज किया गया, जो जो फंड है, उसी में ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये ऑथर ने बताया, है ना। तो आपको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी जब आपने ऐसे सिंबल्स को यूज किया। और पीएम केयर फंड आपने बनाया, तो भैया वो फंड जो है वो किसी स्टेचुटरी प्रोविजन से बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट्री लॉ से बनाना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बनाना चाहिए था। नहीं, आपने सिर्फ वेब पेज क्रिएट कर दिया, ये गलत है। और इसी का फायदा गवर्नमेंट उठा रही है। गवर्नमेंट बोल रही है इसी के चलते, क्योंकि कोई स्टेचुटरी प्रोविजन से बना नहीं, तो ब्रीच भी नहीं करता, तो आरटीआई के एम्बिट में आएगा नहीं। ओके। अब ऑथर ने फिर देखा, ऑथर ने बेसिकली देखा, तो पिटीशन फाइल हुई पीएम केयर फंड को लेकर। और पिटीशन में ये बोला गया कि पीएम केयर फंड जो है वो आर्टिकल 12, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टेट की डेफिनेशन बताता है, उसके एम्बिट में आना चाहिए, बट गवर्नमेंट मना कर रही है कि नहीं। और फिर एक और चीज हुआ था कि भाई पीएम केयर फंड आरटीआई का सेक्शन है, सेक्शन 2H, जो डेफिनेशन बताता है पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन में पीएम केयर फंड को लाना चाहिए। अगर पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन में आ जाएगा तो उस पे आरटीआई इंफॉर्मेशन, हम मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा हो जाएगा पीएम केयर फंड पे। ओके। देखा जाए तो पीएम केयर फंड को ऑपरेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो आंसरेबल है हर चीज के लिए। जब वो आंसरेबल है हर चीज के लिए, जब वो आरटीआई के एम्बिट में आते हैं, तो जब पीएमओ काम कर रहा है पीएम केयर फंड का, तो पीएम केयर फंड एज अ बॉडी, एज अ ट्रस्ट भी पब्लिक फंक्शन के डेफिनेशन में आएगा और आरटीआई के एम्बिट में आना चाहिए, ये बोला गया, है ना। अब देखा जाए तो पीएम केयर फंड ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बना, ना ही किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन से बना। तो फिर आपने किस बेसिस पर इस फंड को पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया? ये चीज ऑथर ने बताई, है ना। आपने कुछ बताया होगा ना कि भैया सबसे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ऑथर ने यही रेज किया कि जब कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन से बना नहीं, जब किसी स्टैट्यूट से बना नहीं, जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बना नहीं, तो पीएम केयर फंड जो है, वो पीएम केयर फंड क्यों, पीएम केयर फंड में जो लोग कंट्रीब्यूशन डालेंगे, क्यों वो बेसिकली 100% एग्जाम्प्ट रहेगा, उनका टैक्स टैक्स से एग्जम्पशन दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? और दूसरा कि पीएम केयर फंड का जो ऑडिटिंग है, वो ऑडिटिंग कौन करता है? कैग का ऑफिसर, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का एक ऑफिसर है, वही ऑडिट करता है। और जब वो ऑडिट कर रहा है, तो भाई वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट है मतलब पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट है मतलब जो पब्लिक सर्वेंट वर्क कर रहा है, तो भैया पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक बॉडी है, तो आरटीआई के एम्बिट में आना चाहिए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इस पर रिटेलिएशन बोला था कि नहीं, इट्स एन ऑनररी, उसका ऑनररी वर्क है, बस ऐसा पर्पज से दे दिया उसको, उसका ऐसा कुछ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, बस ऑनररी वर्क है, ऑनररी वर्क के थ्रू वो काम कर रहा है। ये गवर्नमेंट का रिटेलिएशन था इस चीज को लेकर। और हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, इस पीएम केयर फंड में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिफेंस के, होम के और फाइनेंस के, एंड दीज आर दी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब ऑथर ने सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज किया, उन्होंने बोला कि जो जब द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ये 4 लोग हैं, और ये 4 लोग देखा जाए दे आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जब दे आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर दी मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ये पीएम केयर फंड इज नॉट द पब्लिक बॉडी, इज नॉट द गवर्नमेंट बॉडी, तो पीएम केयर फंड इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इस बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए। ये ऑथर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, और ये सही भी है। जब उन्होंने खुद बोला है कि भैया आप ट्रस्टी हो और वो पब्लिक बॉडी नहीं है, तो फिर जब पब्लिक बॉडी नहीं है, आरटीआई के एम्बिट में नहीं आता,
तो फिर आप कैसे ट्रस्टी हो? अगर आप ट्रस्टी हो तो मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने होल्ड करके रखा हुआ है, और आपने अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है तो यू शुड बी डिस्क्वालिफाइड एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड एज अ डिफेंस मिनिस्टर। ये ऑथर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, और उन्होंने सही भी बोला है। ओके, देन ऑथर ने बताया कि चलो ठीक है, और ये बताओ कि आप तो गवर्नमेंट का हिस्सा हो, प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कैसे काम कर सकते हो पीएम केयर फंड को लेकर, कैसे आप बन सकते हो ट्रस्टी, ये बताया गया। देन एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसका नाम था थालापलम सर्विस कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जितनी भी एक्टिविटीज को एडमिनिस्टर करता है, जितनी भी एक्टिविटीज को एडमिनिस्टर करता है, और और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी ट्रस्ट हैं, उन सब पे अगर उसका सब्सटेंशियल कंट्रोल है, तो वो सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन में आएंगे अंडर द आरटीआई एक्ट। मतलब उस पर इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और पीएम केयर फंड के ऊपर पीएमओ ऑफिस का सब्सटेंशियली कंट्रोल है, पूरी तरीके से कंट्रोल है। जब पूरी तरीके से कंट्रोल है तो पब्लिक अथॉरिटी डेफिनेशन में क्यों नहीं आता? इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप मान नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप फॉलो नहीं कर रहे। ये चीज बताई गई। देन लास्ट में ऑथर ने यही बताया कि देखो, अगर हम बात करें तो पीएम केयर फंड, तो पीएम केयर फंड देखा जाए तो पीएम केयर फंड जो है, उसका जो पैसा है, उसका जो डोनेशन है, वो डोनेशन में देखा जाए तो पूरे तरीके से 100% एग्जेम्पशन है। उसको इनकम टैक्स के सेक्शन 80G का बेनिफिट दिया जाता है ना, इसमें 100% एग्जेम्पशन दिया जाता है। और जो पीएम केयर फंड में डोनेट करेगा उसको सीएसआर एक्टिविटीज भी मानेंगे, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जिनका जिनका प्रॉफिट होता है, जिनका प्रॉफिट बिलियन डॉलर्स में होता है, मिलियन डॉलर्स में होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कुछ करनी पड़ती है, मतलब प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वही चीज, तो प्रॉफिट का कुछ चीज कंट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पीएम केयर फंड में अगर आप डोनेट कर रहे हो तो इट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एज अ सीएसआर, ये बताया गया। तो अगर सीएसआर है तो वो पब्लिक के बेनिफिट की, अगर कोई कंपनी सीएसआर दे रही है तो सीएसआर का मतलब कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर नेशन, क्योंकि आपने नेशन में ही पैसा कमाया, लोगों से ही पैसा कमाया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ पैसा दो, रिटर्न करो पब्लिक को। तो सीएसआर किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है अल्टीमेटली। जब पब्लिक का पैसा है और वो पीएम केयर फंड में आता है, तो फिर आप क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हो उसको पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आने से? ये ऑथर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ना। मतलब ऑथर ने अच्छा लिखा है, इट्स अ वेरी गुड एडिटोरियल, जिसमें हम इतने सारे हम आर्गुमेंट मिल रहे हैं हमें, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि पीएम केयर फंड शुड कम अंडर द एम्बेट ऑफ आरटीआई एक्ट। ओके, देन फिर ऑथर ने बताया कि देखो सेक्शन 19 जो है इसका, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, वो बताता है कि जो ट्रस्टी टू प्रेजेंट फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट एंड स्टेट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेनिफिशियरीज, कि अगर कोई ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्टी अकाउंटेबल होगा, मतलब ट्रस्टी को बताना पड़ेगा कि भैया ये अमाउंट आया और ये अमाउंट इस जगह यूज किया गया और इस अमाउंट से कौन कौन बेनिफिट हुए। ओके, और ये चीज, और ये भी बताया गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन का मतलब है क्या? इंफॉर्मेशन का मतलब है आरटीआई एक्ट का सेक्शन 2F, जो कि इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताता है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, सारी चीजें जो भी हैं, वो सारी की सारी चीजें पब्लिक अथॉरिटी को इन्फर कर सकती है, आरटीआई के एम्बेट में आएगी, और पब्लिक पब्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकती है। मूविंग फर्दर, सो ये वाला एडिटोरियल आप खुद से पढ़ना है। ओके, द नेक्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द लेसन फ्रॉम चाइना ऑन गिग वर्कर्स राइट्स, व्हाट हैपेंड। देखो, अगर हम बात करें तो ये है क्या एडिटोरियल? ये एडिटोरियल बेसिकली बता रहा है कि इंडिया में गिग वर्कर्स जो हैं, आप गिग वर्कर्स का मतलब जैसे स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, आपके आपके तुम्हारे ओला ड्राइवर्स हैं, उबर ड्राइवर्स हैं, तो दे आर दी गिग वर्कर्स। और इंडिया में अगर हम बात करें तो अभी बेसिकली वर्कर्स को रिलेटेड बहुत सारे अभी कोड्स बनाए जा रहे थे, लेबर कोड्स बनाए जा रहे थे। तो वैसा ये कोड बना था जिसका नाम है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ऑलरेडी बना हुआ एक्ट, लेकिन उसमें गिग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं डाला गया। तो वही ऑथर का कहना है कि गिग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की डेफिनेशन में डालना चाहिए, जिससे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके, एम्प्लॉयर जैसे कि जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको वेलेट बोलते हैं, उनको वेले बोलते हैं। सो उन लोगों की, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज,
है ना, इंश्योरेंस दिया जाएगा उनको, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, गवर्नमेंट की जो बेनिफिट होती है गवर्नमेंट को बेनिफिट दिया जाएगा, एक प्रॉपर बनाया जाएगा कि इतनी सैलरी उनको मिलेगी, मिनिमम वेज मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको इस एक्ट के अंडर नहीं डालोगे, इन वर्कर्स को उस एक्ट के अंडर नहीं डालोगे, तो आगे चल के इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। ओके, तो वही ऑथर ने बताया कि गिग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एक्ट 2008 के एम्बिट में आना चाहिए, मतलब अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की डेफिनेशन में डालना चाहिए। लेकिन ऑथर ने बोला कि इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, और चाइना जो कि कम्युनिस्ट है, वो नेशन गिग वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में डाल चुका है, और मिनिमम उनको वेजेस और जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनका बेनिफिट दे रहा है। तो ऑथर ने बताया इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है पब्लिक ओपिनियन, है ना, द पब्लिक ओपिनियन, द सोइल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। अब सोइल का मतलब स्वेलिंग, अब स्वेलिंग मतलब होता है क्या, स्वेलिंग मतलब क्या, आप करोगे स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग मतलब होता है फूलना, है ना, टू इंक्रीज समथिंग। तो पब्लिक ओपिनियन का इंक्रीज हो गई थी चाइना में। हुआ क्या कि देखा जाए तो कोविड के समय कोविड के समय स्पेशली इन द वुहान प्रोविंस, इन द वुहान रीजन ऑफ चाइना, जो गिग वर्कर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बेसिकली अप्रिसिएशन मिला बाय दी पब्लिक, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था, क्योंकि वो एक ऐसे वर्कर्स थे जो इसेंशियल कमोडिटी, इसेंशियल आइटम्स को पहुंचा रहे थे पब्लिक में। जब कोरोना वायरस चल रहा था, पीक पे था जब कोरोना वायरस, तो लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। और जब गिग वर्कर्स की कंडीशन के बारे में पता लगा पब्लिक को, तो पब्लिक ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या मतलब उनको एडिटोरियल्स लिखना स्टार्ट किए, आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना स्टार्ट किए, और बहुत बार उन एक आर्टिकल को तो 200 मिलियन टाइम्स उसको रिपोस्ट किया गया। मतलब उसको बेसिकली रिपोस्ट नहीं, इसको बोलते हैं कि हम किसी को सेंड करते हैं, शेयर किया गया, ठीक है, तो 200 मिलियन टाइम शेयर किया गया, तो जिससे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गई गिग वर्कर्स के लिए, एक सिंपैथी क्रिएट हो गई। जब सिंपैथी क्रिएट हुई तो चाइना गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और देखा जाए तो जैसे कि यहां पर जोमेटो और स्विगी है, तो वैसे ही आपके चाइना में दो कंपनीज हैं जिनकी मोनोपोली है फूड डिलीवरी को लेकर, जिनको डिलीवरी सिस्टम को लेकर। और वही बताया गया कि उनकी मार्केट मोनोपोली होने की वजह से तो वो लोग उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, उनकी सैलरीज कट डाउन कर रहे थे। और एक एग्जांपल भी दिया कि एक वर्कर जो कि 12 आवर्स अ डे वर्क करता था, उसको सिर्फ $6 मिलते थे, यूएस $6 मिलते थे उसको, चाइना की करेंसी में अराउंड 41 युआन। तो वही चीज बताई गई कि कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, और बिकॉज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन उनको अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की डेफिनेशन में डाला गया, और एम्प्लॉयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया आप उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे, उनको मिनिमम वेज दोगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उनके थ्रू उनको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये प्रोटेस्ट गिग वर्कर्स कर रहे हैं, ना कि पब्लिक। और चाइना में पब्लिक लोग कर रहे हैं, है ना, पब्लिक नहीं किया था। पब्लिक की वजह से गिग वर्कर्स जो हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड हुआ। गिग वर्कर्स ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, पब्लिक का ओपिनियन था, पब्लिक की सिंपैथी थी टुवर्ड्स दी गिग वर्कर्स। लेकिन भाई इंडिया में बात करें तो इंडिया में गिग वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता गिग वर्कर्स से। ये ऑथर का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, जिससे इंडिया की पब्लिक को मतलब जागना चाहिए, और लोगों को करना चाहिए, एक बिग गिग वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के समय इसेंशियल आइटम्स, इसेंशियल कमोडिटीज को उन्होंने घर घर जाके पहुंचाया। चाहे आप रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे आप मिडिल क्लास के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे। अगर आपको किसी चीज जरूरत थी तो वो चीज उन्होंने ही पहुंचाई है। अब उतना कहना है कि देखो, देखा जाए तो स्विगी के कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट ये किया था क्योंकि स्विगी ने पर डिलीवरी पहले ₹35 मिलते थे, उसको कट डाउन करके ₹15 कर दिया, और ये प्रोटेस्ट 1-2 महीने भी चला, जिसके बाद बेसिकली स्विगी और उन एम्प्लॉयज के बीच में फिर जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल आया, तो उसमें एमिकेबली रिजॉल्व किया इस इशू को। लेकिन ऑथर का वही कहना है कि जब तक पब्लिक सपोर्ट में नहीं खड़ी होगी, जब तक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं होगा गिग वर्कर्स के थ्रू, गिग वर्कर्स के लिए, उनके लिए सिंपैथी क्रिएट नहीं होगी, तब तक गिग वर्कर्स को बेनिफिट नहीं किया जा सकता, उस उनको बेनिफिट नहीं दिया जा सकता सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू। क्योंकि उनको जब जब मतलब जब तक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं होगा, जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो लोग ऑर्गेनाइज वर्कर्स में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने फिर यूएस का एग्जाम्पल भी दिया कि यूएस में जब बेसिकली गिग वर्कर्स के राइट्स की बात आई थी, उनके बेनिफिट्स की बात आई थी, तो
गिग वर्कर्स ने अर्ज किया था पब्लिक से कि आप उस कंपनी के ऐप को अनस्टॉल करना स्टार्ट कर दो, और पब्लिक ने सपोर्ट किया। पब्लिक ने अनस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया तो उस कंपनी के ऐप को, जिसके थ्रू कंपनी को झुकना पड़ा और कंपनी को बेनिफिट करना पड़ा, उन गिग वर्कर्स को बेनिफिट देने पड़े। तो वही चीज ऑथर ने लिखी है कि जब तक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं होगा तब तक चीजें नहीं सुधरने वाली इंडिया में गिग वर्कर्स के राइट्स को लेकर। मूविंग फर्दर, सो कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें राजनाथ सिंह, अब वही चेयरपर्सन तो वही चेयर करेंगे। ओके, तो वही बताया गया कि अभी जो है आर्मी जो है आर्मी को अभी 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो है वो मिल जाएंगे फ्रॉम दी एचएल, सॉरी एचएल का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मूविंग फर्दर, सो तालिबान ने अर्ज किया है, तालिबान ने बोला है डीजीसीए से, डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनको अर्ज किया है कि भैया फिर से एयर ट्रेवल स्टार्ट कर देना चाहिए अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, जो पहले था फिर से स्टार्ट कर दो। और इंडिया की अब बंद क्यों किया था, तो इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया था बंद इसी वजह से किया था क्योंकि जब इवैक्यूएशन चल रहा था, जब तालिबान रिजीम आई थी तो इवैक्यूएशन चल रहा था, यूएस आर्मी इवैक्यूएट कर रही थी और जिन जिन लोगों को जाना था वो लोग जा रहे थे। तो इवैक्यूएशन जब प्रोसेस चल रहा था उसके समय जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ा खराब हो गया था एयरपोर्ट्स का काबुल में, जिसके थ्रू हमने फ्लाइट्स को रोक के रखा हुआ था। तो वही अब तालिबान गवर्नमेंट ने फिर से अर्ज किया इंडियन गवर्नमेंट से कि भैया अब फिर से रिज्यूम कर दीजिए फ्लाइट्स। मूविंग फर्दर, सो मिड डे मील स्कीम, अब मिड डे मील स्कीम जो है उसका नाम चेंज करके अब पीएम पोषण स्कीम किया जाएगा। ओके, पीएम पोषण स्कीम रखने वाला पीएम पोषण स्कीम होने वाला है अब मिड डे मील को, उसका नाम चेंज किया जाएगा और उसकी फंडिंग को बढ़ा दिया जाएगा, बट फ्रॉम दी नेक्स्ट ईयर, नॉट फ्रॉम दिस ईयर। मूविंग फर्दर, सो नीतीश कुमार, उनका हमेशा से कहना है, उनका जब वो इलेक्शन आया भी था तो इलेक्शन से उनके उनके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो मेन एजेंडा था वो यही था कि हम बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डलवाएंगे। तो नीतीश कुमार को जब अपोजिशन ने बोला कि भैया आप भूल गए क्या अपना वादा, तो उसको लेकर नीतीश कुमार ने बोला नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो अभी जारी है और हम मैं कभी नहीं भूल सकता, और बिहार को मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि बिहार को मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डलवा के रहूंगा। मूविंग फर्दर, सो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो कोलंबो सून जाएंगे, और कोलंबो मतलब श्रीलंका जाएंगे और श्रीलंका के साथ बायलेटरल ट्रीटी साइन होगी और कुछ बातों पे डिस्कशन होगा, जैसे कि श्रीलंका में हम जाएं, श्रीलंका में माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके ऊपर वायलेंस भी किए जाते हैं, माइनॉरिटीज वहां पर मुस्लिम्स हैं और तमिलियंस हैं, तो उन्हीं चीज को लेकर इंडियन गवर्नमेंट बात करेगी और बोलेगी भैया डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, यही चीज है। और ट्रीटी बायलेटरल ट्रीटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीटीज भी साइन होने वाली हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मूविंग फर्दर, सो या सो व्हाट हैपन कि हुआ क्या, अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर पैनल बना हुआ है जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को बनाएगा, फ्रेम करेगा। तो उसमें पैनल है, अब पैनल में एमपीज भी हैं, कांग्रेस के एमपी भी हैं, बीएसपी के एमपीज भी हैं। तो हुआ क्या, और कुछ गवर्नमेंट मतलब बीजेपी के भी एमपीज हैं। तो हुआ क्या कि इसमें एक प्रोविजन जोड़ा जा रहा है, बिल में एक ऐसा प्रोविजन जोड़ा जा रहा है कि भैया डेटा प्रोटेक्शन तो प्राइवेसी को सुपरमेसी देगा, है ना, आपके प्राइवेसी को सुपरमेसी देगा, बट अगर कंट्री की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या इंटीग्रिटी हार्म होती है तो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है, वो एग्जेम्पशन में डाला जा रहा है। तो वही पैनल के जो एमपीज हैं वो बोल रहे हैं कि अगर ये चीज प्रोविजन जोड़ दिया गया तो फिर इस इस एक्ट इस एक्ट के आने का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, उनका ये कहना है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी बिजनेस न्यूज में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो व्हाट हैपन कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ईसीजी की लिस्टिंग को लेकर, और एक्सपोर्ट जितने भी इंडिया में एक्सपोर्ट्स होंगे उनको अब कवर किया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 6,000 करोड़ रुपीस का, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, और एडिशनल जॉब्स भी होंगी, 62 लाख जॉब्स हो जाएंगे। और ईसीजीसी का मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि अब लिस्टिंग कर दी गई, मतलब स्टॉक मार्केट वेब्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में देखा था जापान में अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिनका नाम जो है वो होगा फूमियो किसिंदा। सो फूमियो किसिंदा बेसिकली विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और वो ओथ ले लेंगे 4 अक्टूबर को। तो अभी हम बात करें तो अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज योशिंदे सुगा। ओके, तो योशिंदे सुगा को वो ओवरटेक कर लेंगे, और फूमियो किशिंदा विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। मूविंग फर्दर,
सो फ्रॉम दी स्पोर्ट्स न्यूज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो मैनी पैकानो बेसिकली फिलीपींस के बहुत फेमस बॉक्सर भी, इंटरनेशनल बॉक्सर है, बहुत फेमस इंटरनेशनल बॉक्सर है। और एक बहुत बड़ी बाउट भी हुई थी फ्लोइड में वेदर और मैनी पैकानो के बीच में 2000, अराउंड 2015 या 13, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द ईयर। बहुत फेमस फाइट हुई थी और उस समय वो शायद सबसे ज्यादा उसमें पैसे लगाए गए थे उस बाउट में। मतलब जो हारा भी था, मतलब हारे यही थे मैनी पैक्यानो। तो जब हारे भी थे तो इनको अराउंड 100 मिलियन कुछ डॉलर्स मिले थे हारने पे। ओके, तो ये बहुत महंगी फाइट थी। सो वही बताया गया कि मैनी पैक्यानो अब बेसिकली वो रिटायर हो चुके हैं बॉक्सिंग से। और ऐसा स्पेकुलेशन है कि मैनी पैक्यानो फिलीपींस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रन करेंगे, मतलब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कैंडिडेट होने वाले हैं। सो ये था हमारा आज का एनालिसिस। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।